नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं अविनाश शंकर, करतार कोचिंग सेंटर मखनिया कुआं की तरफ से आज आपके लिए इस वीडियो में डिस्कशन होगा मॉडल सेट नंबर 4 का। जो आपने फोर्थ सेट दिया था टेस्ट के रूप में, उसका इंग्लिश का आज डिस्कशन करूंगा आपके लिए। पैटर्न सेम एज बिफोर है। पहले कॉम्प्रिहेंशन हम लोग डील करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन डील करने के बाद जैसे जैसे सीक्वेंस में आते जाएंगे क्वेश्चंस, कॉमन एरर का आएगा, एंटोनिम सिनोनिम आएगा, OWS आएगा, वो सारा हम लोग देखते जाएंगे एक एक करके। पहले की ही तरह चूंकि आपको सुटेबल लगता है वो सिस्टम, तो मैं कॉम्प्रिहेंशन पढ़ूंगा, आपको समझाऊंगा, एंड आई होप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने के बाद पहले के ही तरह आप खुद से आंसर दे पाएंगे सारे क्वेश्चंस। तो आओ कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं। देखो क्या रहा है, द अचीवमेंट ऑफ साइंस इन द 20th सेंचुरी। कह रहा है 20वीं शताब्दी में साइंस का क्या अचीवमेंट रहा है। 20वीं शताब्दी में साइंस का क्या अचीवमेंट रहा है, जो भी रहा है उसके बारे में आगे क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है द अचीवमेंट ऑफ साइंस इन द 20th सेंचुरी हैज बीन वेरी ग्रेट। 20वीं शताब्दी में साइंस के द्वारा जो भी चीज अचीव किया गया, मतलब साइंस के थ्रू हमने जितने चीजों को खोजा, जितने चीजों को जाना, जितने चीजों को ढूंढा, जितने चीजों का आविष्कार किया, वो बहुत ही बेहतरीन रहा। इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट। किसका? साइंस का। साइंस का प्रभाव, इन्फ्लुएंस माने प्रभाव होता है, साइंस का प्रभाव महसूस किया जा सकता है। इट कैन बी फेल्ट कहां? इन एवरी एस्पेयर ऑफ लाइफ। जीवन के हर हिस्से में, जीवन में हमारे जीवन से जो भी चीज जुड़ा हुआ है, जो भी घटनाएं, जो भी वाकया, जो भी माहौल, समाज और हमारे पर्सनल लाइफ के हिसाब से जितनी भी बातें, जितनी भी चीजें जुड़ी हुई है, उन सब में कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे हम साइंस को फील कर सकते हैं। क्या है साइंस? हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं हम दोनों आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। आज इस वीडियो के माध्यम से, इस लाइव सेशन के माध्यम से आप क्या सीखेंगे? जो टेस्ट 4 आपने दिया था उसका सारा सॉल्यूशन। वी आर नॉट इवन इन कॉन्टेक्ट, वी आर नॉट सिटिंग फेस टू फेस, yet I am able to convince you and teach you and make you understand the things that are wrong or right. यह है साइंस। हमें अंधेरा है, कहीं पे दिख रहा है, लाइट ऑन कर लिया हमने, स्विच ऑन कर लिया लाइट को, ये है साइंस, है ना। हमारा बॉडी टेम्परेचर ज्यादा लग रहा है, थर्मोमीटर लगाए, चेक कर लिए, अरे बुखार है, खूब झाड़ रहे हैं थर्मोमीटर को, अच्छा 99 है। समझ रहे हो कहने का मतलब? तो ये कहना चाह रहा है कि 20th सेंचुरी में, 20वीं शताब्दी में साइंस के द्वारा जितने भी चीजों का खोज किया गया वो सारा इनक्रेडिबल रहा है, ग्रेट रहा, बहुत अच्छा रहा, जबरदस्त रहा है। हम साइंस को अपने जीवन के हर हिस्से में, हर पार्ट में, हर सेक्शन में, हर क्षण में महसूस कर सकते हैं। लिख रहा है फ्रॉम द स्मॉल पिंस, छोटे छोटे जो पिंस होते हैं, छोटे वाले, एंड नीडल्स, और सुई, नीडल सुई का जो नोक होता है, और पिन तो समझते हो, सीम इजेक्ट करने के लिए जो टूल रहता है उसको पिन ही ना बोलते हम लोग अपनी भाषा में, कोलोक्वल लैंग्वेज में। कहता कि छोटे छोटे पिंस और नीडल्स हैं, से लेकर के ह्यूज आयरन शीट्स एंड जॉइंट्स, बड़े बड़े लोहे के चदरे, बड़े बड़े रॉड, बड़े बड़े एंगल्स, छोटा पिन से लेके बड़ा रॉड तक। Most of the things we require for our everyday use come out of factories. हमारे जीवन में छोटे से छोटा से लेकर बड़े से बड़ी वस्तुओं की जो जरूरत होती है वो कहां से आती है? फैक्ट्रीज से। Where scientific principles are utilized, जहां मतलब कहां? फैक्ट्रीज में क्या होता है? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, जो वैज्ञानिक सिद्धांत है, विज्ञान के सिद्धांत हैं, वो लागू होते हैं। आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रैक्टिकल एंड्स,
उन चीजों को प्राप्त करने के लिए। प्रैक्टिकल एंड्स का मतलब हुआ कि चीजों को प्रैक्टिकली रिएक्शन करवा के उसका रिजल्ट लेने के लिए, प्रैक्टिकली चीजों को प्राप्त करने के लिए, बनाने के लिए, जो साइंस का थियोरी में लिखा हुआ है उसको वहां पे अप्लाई करके उससे प्रोडक्ट हासिल करने के लिए छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा जो भी वस्तु का हमारे डेली लाइफ में रिक्वायरमेंट है वो कहां से मिलता है? उन फैक्ट्रीज से। और वहां पे क्या अप्लाई होता है? साइंस। फिर कह रहा है साइंस हैज इनेबल्ड मैन, साइंस ने आदमी को इस लायक बना दिया है। किस लायक? टू ब्रिंग फोर्सेस ऑफ नेचर अंडर कंट्रोल, जो प्रकृति के बल हैं, मतलब पूरी की पूरी प्रकृति, प्रकृति के बल क्या है? हवा। प्रकृति का बल क्या है? धूप। प्रकृति का बल क्या है? ज्वालामुखी। प्रकृति का बल क्या है? ज्वार भाटा समुद्र में आने वाला। उसको साइंस ने हमारे अंदर इतना ताकत दिया है, लोगों का, ह्यूमैनिटी के अंदर, मानवता के अंदर, मैनकाइंड के अंदर, मनुष्यों के अंदर इतनी ताकत दे दी है साइंस ने कि हम प्रकृति के नेचुरल फोर्सेस को अपने कंट्रोल में रखना सीख गए हैं। एंड टू यूज देम फॉर हिज ओन एडवांटेज। और आदमी ने क्या किया? प्रकृति के फोर्सेस को तो कंट्रोल में रखना सीखा ही साथ ये भी सीख गया कि अपनी उपयोगिता के लिए, अपने फायदे के लिए, अपना लाभ के लिए, अपना काम के लिए, अपने जीवन को सुगम बनाने के लिए उनका यूज कैसे करें। किनका? साइंस के थ्रू नेचुरल फोर्सेस का। It has brought the distant parts of the world close together। क्या हुआ है? साइंस के चलते दुनिया के जो अलग अलग दूर दूर के हिस्से हैं वो एक बार में प्लेन पकड़ो उतर गए कहां जी? डरबन। यहां से पकड़ो कहां उतर गए जी? न्यू दिल्ली। यहां से पकड़ो कहां उतरे जी? लॉस एंजलिस। पता ही नहीं चल रहा है। मतलब सोचो कि कहता कि चलो ना लॉस एंजलिस घूम के आते हैं, हम दोनों निकल जाते जूता पहन के पैदल, तो पता चला कि उधर से लौटते लौटते इधर पोता पोती का बियाह हुआ सब हो गया है। समझ रहे हो? और अभी कहेगा कि चलो घूम के आते हैं लॉस एंजलिस, तब क्या होगा? 2 दिन में पहुंचे, 2 दिन में घूमे और 2 दिन में वापस, 6 दिन में कहानी। समझ रहे हो कि नहीं? तो वही है, कह रहा है कि साइंस ने क्या किया है? दुनिया के जो दूर वाले हिस्से थे, मतलब जो वैसे हिस्से पूरे दुनिया में जो दूर दूर कोने में अलग थलग पड़े हुए हैं उनको भी एक साथ जोड़ दिया है, एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ दिया है। Our knowledge of the universe has been much widened on account of the untiring efforts of human। यूनिवर्स के बारे में हमारा जो ज्ञान है, हमारी जानकारी है, ब्रह्मांड के बारे में जो हमारी जानकारी है, वो जानकारी और बढ़ गया है। हैज बीन मच वाइडेंड, और बढ़ गया है और ज्यादा हो गया है। ऑन अकाउंट ऑफ द अनटायरिंग एफर्ट्स। किस कारण से? ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है के कारण से। ये जो है ना ऑन अकाउंट ऑफ, इसका मतलब होता है के कारण से। किसके कारण से? द अनटायरिंग एफर्ट्स ऑफ ह्यूमन। आदमी का, मानव का लगातार अथक प्रयास। अनटायरिंग मतलब होता है वैसा प्रयास जो दिन रात सतत चलते रहता है और आदमी कभी थकता नहीं है। मतलब इतना जोश और खरोश और इतना ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ कोई काम करता है कि उसे थकान तक महसूस नहीं होती है। आदमी का वह लगातार किया जाने वाला प्रयास के चलते आज हम साइंस की समझ को और बड़े पैमाने पे लेके चले गए हैं। फिर कह रहा है रिमेडीज और ऑफ डिजीज। रोगों के जो समाधान है, जो इलाज हैं, बीमारियों के जो इलाज हैं, हैव बीन पॉसिबल, वो संभव हो पाए हैं। ओइंग टू मतलब भी होता है के कारण से। व्हाट ओइंग टू द डिस्कवरी ऑफ सम वंडरफुल मेडिसिन। किसके कारण से? कुछ बहुत ही अच्छा, वंडरफुल, आश्चर्यजनक दवाओं की खोज के कारण बड़े बड़े लोगों का, रोगों का भी इलाज, सॉरी तुतला गया मैं, बड़े बड़े रोगों का भी इलाज संभव हो सका है ना। तो स्टोरी इन नटसेल क्या कह रहा है कि साइंस हमारे जीवन के हर पार्ट में महसूस किया जा सकता है। साइंस का आज के डेट में मानव के दैनिक जीवन में इतना इंपॉर्टेंस हो गया है कि हर कदम पे आपको साइंस ही दिख रहा है। छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा एग्जाम्पल आप ले लीजिए, आपको साइंस दिखेगा। और मानव ने अपने अथक प्रयास से साइंस और यूनिवर्स की हमारी जो समझ है उसको और बड़ा किया और चौड़ा किया और बड़े पैमाने पे लेके गया है। साइंस ने क्या नहीं किया है?
दूर देशों को भी नजदीक ला दिया है। किस मायने में? तुरंत एरोप्लेन पकड़ो और पहुंच जाओ। क्लियर है? नट सेल में स्टोरी को हमने समझ लिया। अब क्या है, क्वेश्चंस पे आते हैं। कह रहा है द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इज, पैसेज का मेन आइडिया क्या है? अब देखो, मेन आइडिया जब भी बताना होगा किसी भी चीज का तो ध्यान ये रखना होता है कि बार बार किसकी बात कर रहा है, बार बार किस पे जोर दे रहा है, बार बार किसकी क्वालिटी बता रहा है, बार बार क्या दिखाने का कोशिश कर रहा है, वो होता है मेन आइडिया। यहां पे मेन आइडिया क्या होगा? साइंस बार बार इसी की बात कर रहा है, और साइंस के साथ जुड़ा हुआ कौन? मैनकाइंड, ह्यूमैनिटी। यही दोनों का बात कर रहा है बिना ऑप्शन देखे हुए। साइंस और ह्यूमैनिटी, ये दोनों चीजें जो है वो आपस में जोड़ करके बताया गया है कि अभी कहां से कहां दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का याराना, जो शोले का बीरू गब्बर वाला है वो कहां से कहां पहुंच गया। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। कहां पहुंचा है देखो, तो क्या कह रहा है मेन आइडिया ऑफ द पैसेज? क्या कह रहा है? कह रहा है कि द इंपैक्ट ऑफ साइंस कैन बी फेल्ट इन एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ। यही तो सही आंसर है। कह रहा है ना कि जीवन के हर कदम पे, हर पहलू पे, हर क्षण में आप साइंस को महसूस कीजिएगा। यही तो मेन आइडिया है। आगे कहता है द मोड ऑफ अप्रोच, मतलब ये कहानी कहने का मोड ऑफ अप्रोच को आप टोन भी कह सकते हो कि कहानी का टोन कैसा है। तो कहानी का टोन का मतलब क्या हुआ कि किस अंदाज में कहानी कहा गया है, कहानी कहने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है, उस टॉपिक के बारे में क्या करना इसका उद्देश्य है। तो यह क्या कह रहा है? यह साइंस और उसके इंपैक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। साइंस को हमारे लाइफ में किस तरह का जगह मिला हुआ है और साइंस हमारे लाइफ में कैसा रोल प्ले करता है वो एक्सप्लेन कर रहा है। साइंस कहां से कहां पहुंच गया वो एक्सप्लेन कर रहा है। तो कैसा हो जाएगा टोन? हो जाएगा एक्सप्लेनेटरी। एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लेनेटरी माने होता है एक्सप्लेनेशन करने वाला, और ये हो जाता है, उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव। ठीक है? डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या होता है? गुण बताने वाला, क्वालिटी, कैरेक्टर बताने वाला। तो गुण बताने का मतलब क्या हुआ? उसके बारे में आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्लियर? फिर है अगला, What has enabled man to harness the forces of nature to advantage of mankind, to the advantage of mankind? आदमी को किसने इतना सक्षम बनाया है कि वो नेचर के फोर्सेस को अपने कंट्रोल में ले लिया ताकि मानवता के लिए, कल्याण के लिए, अपने लाभ के लिए, फायदे के लिए वो उसका यूज कर सके? किसने? साइंस ने। इसमें तो कहीं बिना कोई किसी हिचक के चौथे में टिक लगाएगा लोग। फिर है साइंस हैज प्रूव्ड अ ग्रेट बून। बून मतलब क्या होता है? बून मतलब होता है आशीर्वाद, फायदे वाली बात, वरदान, वरदान। ठीक है ना? तो साइंस किसके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है? किसके लिए? मैनकाइंड के लिए, मानवता के लिए, मानवों के लिए, आदमियों के लिए, ह्यूमंस के लिए। ठीक है? ओके, नेक्स्ट। किसी को किसी तरह का दिक्कत हो तो बताना। He had begun to dig diligent। आ गया आपका कॉमन एरर का सवाल। 5 सवाल हमारा कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन से खत्म हुआ। उम्मीद है कॉम्प्रिहेंशन भी समझ लिए होंगे अच्छे से, और सवालों का जवाब भी आपको लॉजिकल लगा होगा। मैंने अच्छा अटेम्प्ट लिया समझाने के लिए, इसके लिए थैंक यू जरूर बोल देना। ठीक? हाँ, फिर है अगला क्वेश्चन कॉमन एरर का। देखो क्या कह रहा है, he had begun to dig diligent along the low tide line and had captured 2 clams। अब यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, ये टू डिग वर्ब लिखा हुआ है ना, बिगन टू डिग, और इसके साथ क्या लिख दिया है? डिलीजेंट। डिलीजेंट माने होता है मेहनती। तो मेहनती से खोदना शुरू किया कि मेहनत पूर्वक, पूरी मेहनत और ताकत के साथ खोदना शुरू किया। तो क्या लग जाएगा यहां पे? डिलीजेंट एडजेक्टिव में लास्ट में एल वाई जोड़ देंगे। इसको लिखना चाहिए था डिलीजेंटली, मेहनत पूर्वक, पूरा अपना ताकत, दिल और दिमाग लगा करके। तो डिलीजेंटली होना चाहिए था। किसमें हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला,
कह रहा है वट एवर अ राइटर पुट्स इनटू अ स्टोरी प्रोबेबली कम्स विथ हिज ओन लाइफ एक्सपीरियंस। क्या है यहां पे लिखा हुआ है वॉट एवर राइटर पुट्स इनटू अ स्टोरी, मतलब कोई भी कहानी में राइटर जो कुछ भी लिख रहा होता है, जिस किसी भी चीज के बारे में बात कर रहा होता है, वो कहां से आता है, दैट कम्स विथ हिज ओन लाइफ एक्सपीरियंस, उसके खुद के जीवन के अनुभव से वो चीजें आती है। अब इसमें एरर क्या है बताओ, ये मैं हिंट दे रहा हूं कि प्रीपोजिशन का एरर है। अब बता दो कि क्या एरर है, बोलो जल्दी, मैं देख रहा हूं आंसर्स। क्या होगा, वॉट एवर अ राइटर पुट्स इनटू अ स्टोरी प्रोबेबली कम्स विथ हिज ओन लाइफ एक्सपीरियंस। क्या आंसर होगा जल्दी बताओ, कम्स विथ नहीं होगा, फ्रॉम होगा। ओके, लाइफ एक्सपीरियंस, पहले आदमी घटना घट जाता है आदमी के जीवन में, उसके बाद उससे सीखता है, साथ ही साथ सीखते हुए नहीं चलता है। जब साथ ही साथ सीखना होता फिर उसको एक्सपीरियंस नहीं बोलते। एक्सपीरियंस क्या आता है, मौका चूकने, काम होने, काम समझने, फंसने, निकलने, रिजल्ट आने, फेल होने के बाद आता है। ठीक है ना, क्लियर है? क्या लगा देंगे, ऑप्शन नंबर 1। हालांकि अगर ये कंफ्यूजन आ रहा हो कि पुट्स इन अ स्टोरी होगा, इनटू नहीं होगा, तो ये आप गलत समझ रहे हो। टू पुट इनटू अ स्टोरी मतलब होता है कहानी का भाग बनाना। किसी भी चीज को यू आर पुटिंग समथिंग इनटू योर स्टोरी मतलब होता है उस चीज को आप अपने कहानी का हिस्सा, कहानी का भाग बना रहे हैं। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे विथ में एरर होगा और एरर में हम लेके चलेंगे ऑप्शन नंबर 1 को। ओके, ये वाला। अगला है The brightest stars can be 30,000 times most luminous। अब देखो यहां पे देन लगा हुआ है, तो यहां पे कंपैरेटिव डिग्री लगना चाहिए था। ये ब्राइटेस्ट लिख दिया है और ब्राइटेस्ट के हिसाब से हमें बरगलाना चाहता है कि हम मोस्ट लिख देंगे। नहीं, जब हम सूरज से तुलना कर रहे हैं, कह रहा है कि जो सबसे चमकीला तारा होता है वो भी कैसा होगा, सूरज से 30,000 गुना ज्यादा चमकीला। गैलेक्सी में इसके कहने का मतलब होगा कि बाबू अभी तुमको आइडिया नहीं है, अभी तुम हो कुआं का बेंग, समझ गया, बेंग माने मेढक, समझ रहे हो ना। हाँ, आनंद लेते हुए पढ़ाई करना चाहिए। तो क्या है, कह रहा है कि अभी तुमको आइडिया नहीं है बउआ, हमारे गैलेक्सी या उससे बाहर, आकाश गंगा से बाहर भी ऐसे ऐसे तारे हैं कि सबसे चमकीले तारों का जो सीरीज है, जो समूह है, या जो भी सबसे ज्यादा चमकने वाले हैं, उनकी अगर तुलना सूरज से करो तो उससे 30,000 गुना ज्यादा चमकीला होंगे। सोच लो कितना चमकीला चमकीला स्टार अभी है ब्रह्मांड में, और तुम एक सूरज को देख के ही फ्लैट हो रहे हो, बक बुड़बक। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि जो ब्राइटेस्ट स्टार्स हैं उनकी तुलना कर रहा है सन से, तो कंपैरेटिव डिग्री लगेगा। तो यहां मोस्ट नहीं होके क्या होना चाहिए था, मोर होना चाहिए था, MORE, मोर। तो ऑप्शन नंबर 2 में एरर हो जाएगा। ओके ना, ओके। फिर है, अब आगे आपका एंटोनिम सिनोनिम कह रहा है सेग्रीगेट। तो सेग्रीगेट मतलब क्या होता है, सेग्रीगेट माने होता है SEPARATE। सेग्रीगेशन माने क्या होता है, पृथककरण। पृथककरण माने क्या होता है, पृथक करना, और पृथक करना माने क्या होता है, अलग करना, ये होता है सेग्रीगेशन। अब अलग करने का कौन सा मीनिंग है भाई, सेपरेट करने का, तो कॉन्सिक्रेट है नहीं, पैसिवेट है नहीं, अमलगमेट है नहीं। अब इन तीनों का सोच रहा होगा तुम लोग की मीनिंग बताया नहीं और ऐसा ही स्पीड में बाई धैले जा रहा है। तो कॉन्सिक्रेट किसको कहते हैं ये बताओ। कंसिक्रेट कहते हैं जो हम अभी कर रहे हैं, दूसरों को ज्ञान देना, बिना मतलब का ज्ञान झाड़ते रहने वाला आदमी रहता है ना, इसको कहते हैं दूसरों को ज्ञान देना। हालांकि काम वाला ज्ञान भी, गुरु वाला ज्ञान भी जो होता है उसमें भी कॉन्सिक्रेशन लिखा जाता है, लेकिन फिर भी हम इसी तरह से समझाएंगे कि बड़ा कंसिक्रेट करने आया है, जाओ ना अपना काम करो। मतलब क्या है, बहुत ज्यादा तुम्हारे ज्ञान का हमको जरूरत नहीं है, जाओ निकलो अपना काम करो। कॉन्सिक्रेट मतलब ये हो गया। अब पैसिवेट माने क्या होता है ये बताओ। पैसिव से बना हुआ है पैसिवेट,
और अमलगमेशन तो पढ़ा होगा। अमलगमेट किसको कहते हैं? केमिस्ट्री कौन नहीं पढ़ा ये बताओ। अमलगमेशन माने होता है मिक्सचर, मिक्स करने वाला। तो जब अमलगमेट हम कहेंगे तो उसका मतलब क्या निकालोगे बताओ? और पैसिवेट मतलब क्या होगा? क्लियर है? हाँ ठीक है। तो जब हम पैसिवेट करते हैं तो इसका मतलब होता है आप किसी को पैसिव कर देते हैं। बिल्कुल सही जवाब। पैसिव माने क्या होता है? एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ाए थे, ध्यान है? पैसिव माने क्या होता है कि दिखेगा कि जिंदा है लेकिन काम करता हुआ नहीं दिखेगा। जहां काम करने वाला जगह है वहां पे जाके ही सोया हुआ रहेगा। समझ रहे हो ना बात को? तो क्या होता है कि क्रिया के साथ इसकी निष्क्रियता बन जाती है। निष्क्रिय। पैसिवेट माने टू मेक समथिंग डल और लुकिंग लाइक डेड। नॉन रिएक्टिव, उसको वो क्या बोलते हैं हिंदी में? निष्क्रिय कर देना। तो कंसिक्रेट हो गया ज्ञान बांटना, पैसिवेट हो गया निष्क्रिय कर देना, डल कर देना, खत्म कर देना, और अमलगमेट माने होता है मिला देना, मिक्स कर देना, मिक्सचर बना देना। तो अब बच गया कौन सा? एनिमेट। एनिमेट माने होता है मोशन में ला देना। तो जब मोशन में आएगा तो क्या होगा? किसी से दूरी बढ़ेगी, और दूरी बढ़ेगी तो क्या होगा? सेपरेशन होगा, और सेपरेशन होगा तो क्या होगा? तो हमारा आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सेग्रीगेट माने भी सेपरेशन और एनिमेट माने भी सेपरेशन। ओके, ऑप्शंस के हिसाब से चलना है हमेशा। देखो ऐसा नहीं है कि सेग्रीगेट माने सेपरेट है तो हमको ऑप्शन में सेपरेट लिखा हुआ मिलेगा, नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इस तरह के ऑप्शंस लिखे हुए रहेंगे जो अपना कॉमन सेंस लगा के चेक करना होगा कि नहीं ये तो नहीं हो सकता है, तो जब भी होगा तो ये होगा जो इससे मोस्ट सिमिलर है। क्लियर? चलो आगे करा। प्लॉजिबल। प्लॉजिबल मतलब क्या होता है बताओ? अच्छा, प्लॉजिबल का हम लिख देते हैं। मान लो लिख दो भरोसेमंद, भरोसेमंद, विश्वास पात्र, इस तरह का बात हम लिख दें। अगर हम विश्वास पात्र या भरोसेमंद लिख दें, क्या होता है? प्लॉजिबल का मीनिंग क्या होगा? भरोसेमंद। अब भरोसेमंद या प्रशंसनीय, प्लाउज, एप्लाउज समझते हो? कमेंट्स नहीं आ रहा है किसी का। ए डबल पी, जिसको PPLAUSE, एप्लाउज माने क्या होता है? प्रशंसा करना। इससे भी हम प्लॉजिबल निकाल सकते हैं, और एक हिंदी इसका हम प्रशंसनीय भी लिख सकते हैं। जो प्रशंसा के लायक हो, जो विश्वास के लायक हो, वो होता है प्लॉजिबल। डिपेंडेबल कह सकते हो, लिटरली एग्जैक्टली वो आएगा नहीं वर्ड इसके लिए, लेकिन हम लिख सकते हैं भरोसेमंद, प्रशंसनीय। अब बताओ भरोसेमंद प्रशंसनीय का सिमिलर कौन सा होगा? पहला लिखा हुआ इररेसिस्टेबल। रेसिस्ट करना मतलब होता है किसी को रोकना, है ना? जैसे रेसिस्टेंट पढ़ते हो, रेसिस्टेंस प्रतिरोध, जो तार में इलेक्ट्रिसिटी बहता है तो उसको रेसिस्टेंस मिलता है वायर्स में। तो रेसिस्टेबल माने उसको रोकने लायक हो, जिसको रोका जा सके। और इररेसिस्टेबल मतलब क्या हुआ? रोक सको तो रोक लो, आएगा ऐसा सांड जैसा एकदम से मारते हुए निकल जाएगा, वो रोकने। इररेसिस्टेबल है, अनस्टॉपेबल जिसको बोलते हैं, जिसको कोई रोक नहीं सकता है। क्लियर है? तो ये इररेसिस्टेबल हो गया, दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड। क्लियर? उसको इररेसिस्टेबल बोलते हैं। फिर है इर्रेशनल। इर्रेशनल मतलब क्या होता है? इर लग जाने से नेगेटिव हो जाता है, तो जो रेशनल नहीं हो, हम जानते हो, कोई भी बताओ कमेंट करके इर्रेशनल का हिंदी मीनिंग, कोई भी बताओ। रेशनल माने क्या होता है ये बता दो। देखो रेशनल मतलब होता है लॉजिकल। रेशनल माने होता है लॉजिकल। लॉजिकल का हिंदी होता है तार्किक, मतलब जिस पर अपना तर्क चल सके। और इसमें इर लगा दिया तो क्या हो जाएगा? इसमें अतार्किक, है ना? और इधर इर लगा दिया तो हम इसमें क्या लगा देंगे? हम इसमें लगा देंगे इल
आई एल, तो हो जाएगा इलॉजिकल, अतार्किक। और अनटेंडेड मतलब क्या होता है? अनटेंडेड का मतलब होता है नेग्लेक्टेड, NEGLECTED, नेग्लेक्टेड। प्रतिकारित मतलब जिसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, सब दूर दूर करके भाग, भागो यहां से, कहां से आ गया एकदम से, भैया हमको भी रहने दीजिए ना, भागता है कि नहीं यहां से, मतलब जिसको नेग्लेक्ट कर दिया गया सबके द्वारा, वो क्या होता है? अनटेंडेड। और क्रेडिबल माने क्या होता है? विश्वास पात्र, भरोसेमंद, जिसके ऊपर हम अपना क्रेडिट रख सके कि नहीं ये हमारा भरोसेमंद है। तो क्या हो जाएगा? प्लॉजिबल का हो जाएगा क्रेडिबल, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? फिर है देखो कॉस्टिक। अब केमिस्ट्री पढ़े हो ना, कॉस्टिक सोडा पढ़े हो, हम इधर सोडा लिख देते हैं, उधर कॉस्टिक लिखा हुआ है। कॉस्टिक सोडा में कैसा गुण होता है? कॉस्टिक सोडा में एसिडिक गुण होता है। तो कॉस्टिक का सिनोनिम कौन हो जाएगा? एसिडिक। अब फोटोजेनिक मतलब क्या होता है? जेनिक मतलब होता है जेन से मिला हुआ, उसके कैरेक्टर से, उससे नेचर से मिलना। किसके नेचर से? फोटो, फोटो कहते हैं लाइट को, लाइट के पार्टिकल्स को फोटोन्स बोलते हैं ना, फोटोन्स। तो फोटोन्स से जो जेनिक हो, मतलब फोटोन्स से जिसको रिएक्शन नहीं हो, उसको फोटोजेनिक कहते हैं। मतलब लाइट से, पिक्चर से, उजाले से जिसका ग्लो और अच्छा लगता हो, वो फोटोजेनिक होता है। मतलब वो प्रकाश के हिसाब से, लाइट के हिसाब से ससेप्टिबल होता है। मतलब क्या है कि लाइट जब उस पर पड़ती है तो उसको अच्छा लगता है, वो खुद अच्छा लगता है। जैसे मैं देखो चमचमाता हुआ गोरा लग रहा हूं और रियल में हूं मैं करिया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फोटोजेनिक। और बेसिक, बेसिक मतलब क्या होता है? बेसिक मतलब होता है एकदम से शुरुआत का, सबसे नीचे का। और सूदिंग मतलब क्या होता है? आरामदायक, आरामदायक। और वो भी कैसा आरामदायक? जो मन को आराम पहुंचाए, आत्मा को। आहा, कितना आनंददायक म्यूजिक है, उसको कहते हैं सूदिंग, जो सोल को, कलेजे को ठंडक पहुंचा दे, ठीक है ना, उसको बोलते हैं सूदिंग। तो क्या हो जाएगा? कॉस्टिक का सिनोनिम हो जाएगा एसिडिक, ठीक ना गुरु? अब अगला करें एक्सपोजिटरी। एक्सपोजिटरी मतलब क्या होता है? एक्सप्लेनेटरी, ठीक है, एक्सप्लेनेटरी। अब ये कहना कि पिछला जो लिखा हुआ था उसमें एक्सप्लेनेटरी क्यों नहीं लिखे, एक्सपोजिटरी लिखा हुआ था, तो इसलिए नहीं लिखे क्योंकि वो डिस्क्राइब कर रहा था, चीजों की क्वालिटी बता रहा था, इसलिए उसका डिस्क्रिप्टिव बना। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, एक्सप्लेनेटरी होता है। और एक्सप्लेनेटरी किसको कहेंगे? ये है लिखा हुआ इलस्ट्रेटिव। इलस्ट्रेट करने का मतलब क्या होता है? इलेबोरेट करना। और इलेबोरेट करने का मतलब क्या हुआ? पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके, एक एक इंच, एक एक पॉइंट, एक एक मैटर को अच्छे से बताना, तो उसी को ना एक्सप्लेनेटरी बोलते हैं, ठीक है। मैं सही से लिख दे रहा हूं इसको, देखो। इसका मतलब क्या हो गया? एक्सपोजिटरी का मतलब हो गया एक्सप्लेनेटरी, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? इलस्ट्रेटिव, पहला ऑप्शन। अब बाकी का भी बता देता हूं। टेम्परामेंटल। अब टेम्परामेंटल का मतलब क्या होता है? टेम्परामेंटल का दो होता है, कहता है कि बड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी है, टेम्परामेंटल आदमी है। तो टेम्परामेंटल का मतलब वोलाटाइल भी होता है, VOLATILE। वोलाटाइल मतलब होता है रिएक्टिव, उड़नशील, मतलब जरूरत से ज्यादा गर्म, जो स्थिर नहीं रहता है, बहुत चमक रहता है उसके देह में, ऐंठते रहता है, चार थाप दोगे सारा वोलेटिलिटी खत्म हो जाएगा उसका। और नहीं तो टेम्परामेंटल को हम नेचुरल भी कहते हैं, ओके। अब ड्यूबियस माने क्या होता है? ड्यूबियस माने होता है दोहरा। दोहरा मतलब क्या होता है? देखता है, दो अर्थी लोग बोलता है, बोलने रहेगा आम तो बोलेगा कटहर, समझना होगा आम तो समझोगे कटहर, मतलब डबल मीनिंग, जिसको डबल स्टैंडर्ड वाला बोलते हैं उसको बोलते हैं ड्यूबियस, जो अनक्लियर होता है, जो समझ में नहीं आ रहा होता है। और ऑब्लिगेटरी तो जानते ही हो, कंपलसरी, जरूरी, COMPULSORY, कंपलसरी। अब बताओ कौन सा होगा? इलस्ट्रेटिव। अब क्या है?
और लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली OWS है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कह रहा है कि लोगों का एक बड़ा समूह, खास करके जो नोमैडिक होते हैं। नोमैडिक कौन होते हैं? जो एक जगह स्थिर से रहते नहीं हैं, आज यहाँ तो कल वहां है ठिकाना, परदेशियों से ना अखियां मिलाना। जानते हो, हल्का फुल्का आनंद होना चाहिए, है कि नहीं? तो मतलब क्या हुआ, जैसे ही बोला परदेशियों से अखियां ना मिलाना, मतलब वो परदेशी है, वो यहाँ परमानेंट रहने वाला नहीं है। आज यहाँ टेंट लगा तो कल वहां टेंट उखड़ेगा उसका, तो उसको नोमैडिक बोलते हैं। तो जो नोमैडिक नेचर का होता है, जो नोमैड्स होता है, नोमैड्स को क्या कहा जाता है? सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। वो पूरा विश्व का सिटीजन, नागरिक होता है, उसको किसी नागरिकता का जरूरत नहीं। आज स्वीडन में है तो कल स्विट्जरलैंड में है, तो परसों सबलपुर में, ठीक है। तो जो नोमैडिक नेचर के ग्रुप होते, नोमैडिक नेचर के लोग होते हैं, उनका बड़ा सा ग्रुप होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो देखो यहाँ पे CAVALRY कैवेलरी है, ठीक है ना, वो गलती से आई पड़ा था। कैवेलरी मतलब होता है घुड़सवार सैनिकों का दस्ता, जो घोड़े पर चल रहे होते हैं ना, घुड़सवार सैनिकों का दस्ता, उसको बोलते हैं कैवेलरी। अर्बन मतलब क्या होता है? शहरी, शहर को बोलते हैं ना अर्बन क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, शहर में रहने वाले लोग। कैवेलरी माने क्या हो गया? घुड़सवार, घुड़सवार। और हैमलेट मतलब क्या हो गया? देहात का गांव, देहात का गांव। खास करके हैमलेट वर्ड यूज किया जाता है पहाड़ी तराई में रहने वाले गांवों के लिए। और होर्ड मतलब क्या होता है? झुंड, किनका? लोगों का। यही लोग जो है ना, ये राष्ट्रपति जो सब हैं, इन्हें के झुंड को होर्ड कहा जाता है, समझ गया ना। जो नोमैडिक नेचर के होते हैं, जो इधर उधर घूमते रहते हैं, जो एक जगह टिकते नहीं है, उन लोगों के झुंड को, ग्रुप को क्या कहते हैं? होर्ड, ठीक है। अब आगे है, डैनियल एंड मैरी इनवाइटेड अस टू देयर वेडिंग। अब इसका क्या करना है? देखो, तो ऑप्शन से ही आपको अंदाजा लगाना है कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। कुछ नहीं लिखा हुआ है, डायरेक्टली ऑप्शन लिख दिया ना। अब ऑप्शन से पकड़ो कि ये बंदा मांग क्या रहा है। हैव बीन इनवाइटेड, वर इनवाइटेड, आर इनवाइटेड, हैड बीन इनवाइटेड। मतलब ये जितना भी हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है, ये सब में देखो हैड बीन के बाद आईएनजी लगता है, आर के बाद आईएनजी लगता है, वर के बाद आईएनजी लगता है, हैव बीन के बाद आईएनजी लगता है। लेकिन आईएनजी नहीं दे करके हर जगह क्या लिखा हुआ है? V3। आईएनजी मेरा कहने का मतलब था V4, तो जहां V4 लगना था वहां पे V3 लिखा हुआ है। मतलब किस नेचर को पकड़ रहा है? पैसिव वॉइस को। और पैसिव वॉइस में तो बताओ, ये रहा अगर एक्टिव, तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा? अब कह रहा है डैनियल एंड मैरी इनवाइटेड अस टू द डिनर, टू देयर वेडिंग। किसको इनवाइट किया? हम लोगों को, तो हम लोग बन जाएंगे सब्जेक्ट, तो वी बन जाएगा सब्जेक्ट, तो वी लिख दिया हमने। अब इसके बाद क्या होगा? डैनियल एंड मैरी इनवाइटेड लिखा हुआ है, V2 लिखा हुआ है ना यहाँ पे। V2 माने होता है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में जो भी एक्टिव वॉइस होता है, उसका अगर पैसिव नेचर हम लेके जाएंगे तो किस में जाएगा? वाज या वर वाले में। अब वी है प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसे साथ क्या लग जाएगा? इसके साथ लगेगा वर। और वी के साथ वर कहां पे लिखा हुआ है? बस एक ही जगह है, प्रभु। बस तो प्रभु आन बसो ऑप्शन नंबर 2 में, वही सही आंसर हो जाएगा। वी वर इनवाइटेड टू डैनियल एंड मैरीज वेडिंग। ओके, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अ ट्रिप टू द विलेज टेम्पल वॉज मेड बाय भवानी यस्टरडे। कल भवानी ने कहां की यात्रा की थी? गांव वाले मंदिर गई थी वो। अब क्या है? वॉज के साथ मेड लगा हुआ है V3, माने ये पैसिव लिखा हुआ है, तो इसको क्या चाहिए होगा? एक्टिव चाहिए होगा। और क्या चाहिए होगा? तो दे दो एक्टिव इसको एक ठो। अब क्या चाहिए इसको भाई? किसके द्वारा यात्रा पूरी की गई थी? भवानी के द्वारा। तो भवानी अगर पैसिव में ऑब्जेक्ट है तो एक्टिव में सब्जेक्ट बनेगा। एक्टिव में भवानी बन गई सब्जेक्ट, लिख दिए भवानी। चलो, अब जब यहाँ पे वाज मेड लिखा हुआ है तो हमको एक कदम पीछे आना होगा ना।
पैसिव चलता है एक कदम आगे, एक्टिव रहता है एक कदम पीछे। यहाँ वाज वेयर मतलब हो गया पास्ट का कंटिन्यूअस वाला हेल्पिंग वर्ब खींच लिया है वो। तो एक्टिव में कौन सा हमको चाहिए, सिंपल पास्ट वाला चाहिए। तो सिंपल पास्ट मतलब क्या हुआ, भवानी के बाद हमको डायरेक्ट V2 चाहिए, क्योंकि अलग से उसमें और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। तो भवानी के बाद V2 कहाँ है भैया, ऑप्शन नंबर 2 में है बस, और कहीं नहीं है। तो नहीं है तो ऑप्शन नंबर 2 को टिक लगा के निकलते हुए चलेंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 का दूसरा होगा सही आंसर। ठीक है, आनंद लेके पढ़ते रहो, पढ़ाई को लोड मत समझो। लोड समझोगे तो बोझ भारी होता है, आदमी चाहता है कि किसको कहां पटक दें। और जो चीज में आनंद होता है वो चाहता है आदमी कि 24 घंटा हम इस आनंद में डूबे हुए रहें। तब पढ़ाई को रे बुड़बक आनंद बनाओगे तब ना उसमें 24 घंटा डूबे रहोगे। अब पढ़ाई को लोड बना लोगे तो लगेगा बोझा कब पटक दे। ठीक है, चलो आते हैं 16 से 17 में। साहब क्या कह रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है सर। She said since it was evening she had to go for a run। तो क्या हो जाएगा, उसने कहा कि चूंकि शाम का समय था इसलिए उसको दौड़ने के लिए जाना था। अब कह रहा है कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, जिस फॉर्मेट में इसको सजा करके लिखा गया है, ये क्या है, ये स्टेटमेंट का नॉर्मल अरेंजमेंट है जो कोमा के साथ दिया हुआ है अलग अलग क्लाउज करके। अब कह रहा है कि आप बताइए कि इसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सेक्शन में जो भी लिखा हुआ है वो सही तरीके से कौन लिखा हुआ है। क्लियर ना। तो सी सेड शुरुआत में दे दिया हमें, और ये चारों का चारों ऑप्शन डायरेक्ट वाला दिया है, तो हम लोग लिख लिए सी सेड। अब सी सेड के बाद कोमा दे के डबल इन्वर्टेड कोमा से शुरू कर दिए। कह रहा है सिंस इट वाज इवनिंग। अब ये टूटा हुआ है तो वाज लिखा है तो जुड़ा हुआ रहेगा, तो क्या होगा, टूटा हुआ मतलब क्या है, इनडायरेक्ट में वाज है तो डायरेक्ट में इज रहेगा। तो क्या हो जाएगा, इट इज इवनिंग। अब इट इज इवनिंग तो देखो सब में लिख दिया है, तो इट इज इवनिंग को मटिया, उसके बाद देखते हैं क्या है। इट वाज इवनिंग है ना, सी सेड उसी ने कहा, और फिर कहा सी हैड टू गो, सेम सब्जेक्ट है मतलब सब्जेक्ट को खींचेगा आई। तो क्या होगा यहां पे, आई सब जगह लिख दिया है। अब यहां लिखा हुआ है गुरु हैड टू। अब प्रेजेंट में जब लेके जाएंगे तो उसको क्या होगा, आई के साथ हैव टू। अब आई के साथ हैव टू कहां पे लिखा हुआ है देख लो, सी हैड टू गो फॉर ए रन का आई हैव टू गो फॉर ए रन लिखा हुआ है नहीं। तो क्या करेंगे, हैव टू क्या होता है, ऑब्लिगेशन, मतलब एकदम जरूरी उसको पूरा करना होता है, कंपल्सन। तो कंपल्सन दिखाने के लिए क्या लिखते हैं, आई मस्ट। क्लियर। तो क्या है जो अवेलेबल ऑप्शन है, देखो एकदम वर्ड टू वर्ड पे मत जाना, जो अवेलेबल ऑप्शन हमारे पास है उसमें सबसे सुटेबल सबसे नजदीक कौन है। तो क्या लिखा हुआ है, यहां भी ऑब्लिगेशन है, कंपल्सन है कि मुझे जाना ही था, तो यहां भी लिख दिए उसे जाना ही है, तो मस्ट लगा दिए, और यहां पे ऑप्शन नंबर 4 में टिक लगा दिए। क्लियर। फिर है 17। She said to her maid, clean the utensils properly। उसने अपने नौकरानी से कहा कि बर्तनों को अच्छे से साफ करो। तो नौकरानी है तो जनरली ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं बस पढ़ाई के पर्पज से यूज कर रहा हूं इसलिए इसको अदरवाइज नहीं समझना है। नौकरानी को बोला गया है तो वो आदेश ही समझा जाएगा। अब अगर आदेश हो रहा है तो उसके लिए क्या होगा, ऑर्डर होगा। अब सी सेड टू है तो ऑर्डर्ड लिखा जाएगा, तो ऑर्डर्ड एक जगह है बाकी जगह है ही नहीं ऑर्डर्ड लिखा हुआ, तो उसी को पढ़ लेते हैं। क्या हो जाएगा, सी ऑर्डर्ड हर मेड। अब यह क्या है, जब इंपेरेटिव सेंटेंस होता है तो V1 से शुरू रहता है, और जब इनडायरेक्ट लेके जाते हैं तो 2 + V1 हो जाता है। तो क्या होगा, टू क्लीन द यूटेंसिल्स प्रॉपरली। ऑप्शन नंबर 1 ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलो वेरी गुड। फिर है क्वेश्चन नंबर 18। हाँ किसी को कुछ बोलना है तो बोलो। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्या है, ऑप्टिमिस्ट माने होता है आशावादी, है ना, आशावादी माने जो हमेशा कोई भी चीज में उम्मीद रखता हो, तुरंत निगेटिव नहीं हो जाता हो कि अरे रुको ना भाई सब होगा सब होगा, ठंड रखो,
प्लीज बी पेशेंट, हिम्मत रखो, सब हो जाएगा, तो उसको कहते हैं ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। परफेक्शनिस्ट किसको कहते हैं? जो हर चीज में परफेक्शन ढूंढता हो, उसको क्या कहते हैं? परफेक्शनिस्ट। फेटलिस्ट माने क्या होता है? किस्मत पर विश्वास रखने वाला। किस्मत पर विश्वास रखने वाले को क्या कहते हैं? फेटलिस्ट कहते हैं, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा? पेसिमिस्ट, यही गलत लिखा हुआ है, ये होता है निराशावाद। जो निगेटिव आदमी होता है, निराशावादी, वो होता है पेसिमिस्ट। तो वहां पे जो लिखा हुआ है पेसिमिस्ट का स्पेलिंग पेसिमिस्ट, ठीक है, तो वो पे वहां पे उसको लिखना चाहिए था PESSI, जहां पे ये लिख दिया है PESSY, वाई का जगह क्या होना चाहिए था? आई। तो ऑप्शन नंबर 1 यही गलत लिखा हुआ है, इसी में टिक मार देंगे, ठीक ना। चलो अगला है, द टॉक वॉज नॉट अंडरस्टैंडेबल, कह रहा है चूज द ऑप्शन दैट इंप्रूव्स द अंडरलाइन पार्ट ऑफ, ये अंडरलाइन पार्ट है, ठीक है ना, अंडरस्टैंडेबल वाला। अब कह रहा है कि उस ऑप्शन को चुनिए जो अंडरलाइन पार्ट को सही कर रहा हो, इंप्रूव कर रहा हो। तो अंडरस्टैंडेबल से बढ़िया होता है कॉम्प्रिहेंसिबल। कॉम्प्रिहेंसिव माने होता है वैसा जो आसानी से समझ में आ जाए, जिस तरीके से कहा गया है, जिस उद्देश्य से लेकर बोला गया है कोई बात, उसी तरह से हमें समझ में आ जाए, तो कहा जाता है वो स्टेटमेंट, वो कहानी, वो थियोरी, वो पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंसिव होता है, जिससे बना है कॉम्प्रिहेंशन। जो हम लोग पैसेज पढ़ के क्वेश्चन बनाते हैं कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला, तो अंडरस्टैंडेबल से बढ़िया होता है यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिबल, ठीक ना। चलो नेक्स्ट है बैग एंड बैगेज। कहते हो ना कि बैग एंड बैगेज उठा के अब मैट्रिक पास कर ही लिए हो, जाओ पटना में रूम खोजो, जाके शिफ्ट हो जाओ। जब रूम मिल गया पटना में, क्या होता है? झोला झकड़ा बोड़ा तोड़ा उठाया और चल दिया पटना, तो उसको कहते हैं बैग एंड बैगेज, मतलब पूरा का पूरा सामान एक साथ लेके। तो क्या होगा? विथ ऑल बिलोंगिंग्स, एक भी चीज नहीं छूटना चाहिए। चूल्हा, चौकी, कटोरी, बर्तन, थरिया, लोटा, गिलास, चावल, दाल, चोखा, चटनी, जितना है सब उठा के चल दिए पटना। तो क्या कहता है कि बैग एंड बैगेज अब पटना शिफ्ट हो गया, तो उसको बोलते हैं विथ ऑल बिलोंगिंग्स, ठीक है ना। तो ये रहा आपका सेट 4 का 20 क्वेश्चंस। आई होप हमने एक्सप्लेन किया अच्छे से, हमारे एनर्जी सही थी। बाकी तो आप लोग ही कमेंट करके बताओगे। अगले सेट को लेकर फिर अगले वीडियो में, अगले क्लास में, अगले सेशन में आएंगे। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, स्टे हेल्दी। जय हिंद।